हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल में एमएस कोचिंग सेंटर में। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 2 के पूरा लेखक के बारे में जान चुके हैं, वो भी अच्छी तरीके से एक एक करके। और आज हम देखने वाले उनके द्वारा रचित उसने कहा था। इसका हम एक एक करके लाइन बाय लाइन डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देर ना करते हुए आज पूरा चैप्टर को देखेंगे। ये कहानी बहुत ही क्या बताएं, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कैसा है कहानी। ये कहानी है और देखने वाले हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है उसने कहा था। तो यहाँ पे है, बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले की जबान के कोड़ से जिनके पीठ छील जाती है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कांटों वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पौरे पर चीतकर अपने कोई सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी तंग चकदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमाड़ कर से बच्चों खालसाई हटो भाईजी, ठहरना भाईजी, आने दो लालाजी, हटो बाचा करते हुए सफेद फेटो खचड़ों और बतखों, गन्नों और खोमचों और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचना के ये नमूने: हट जा जीने जोगिया, हट जा कर्मा वालिया, हट जा पूता जारिया, बचे जा लंबी वालिए। समटे का अर्थ होता है कि तू जीने योग्य, तू भाग्यों वाली है, पुत्र के प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा बच जा। यहाँ तक है। अब हम लोग देखने वाले कि इसमें कहता क्या क्या है। ये जो है ना, अमृतसर के वहाँ बड़े बड़े मतलब पहले के ज़माने में बैलगाड़ी चलता था। तो बैलगाड़ी में क्या होता है, उसमें तो घंटी होती नहीं है आज की तरह की हॉर्न मारे और सामने वाला हट गया। तो उसमें पहले बोला जाता था कि ओए हट जा, मतलब उनका जो बोलने का तरीका था ना वो उतना अच्छा नहीं था। और यही जब लोग जो ये जहाँ काम करते थे वहाँ उनके अच्छे नहीं थे, और जो घोड़े चलते थे वो चुम्बक से संबंध मतलब उन चुम्बक से मारते थे तब वो चलता था, वही है। लेकिन यही बोला जाता है कि अमृतसर के जो बम्बो मतलब घोड़ा गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनका जो मुंह में ये बोलने का तरीका होता है ना हटाने वाला, वो मीठी छुरी की तरह चलता है। इतने प्यार से बोलते हैं, हट जा भाईजी, ठहरना भाईजी, दो लालाजी, हटो बाचा। और उन्होंने ही कहा है कि देखिए यहाँ पे कहा है, हट जा कारमा वाली, हट जा पुत्र प्यारी। मतलब अगर कोई बार बार बोलने के बाद भी अगर वो नहीं हटता है तो वो इतने प्यार से बोलते हैं, हट जा जीने जोगी है। यानी इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य, तो भाग्य योग्य, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों पहियों के नीचे आने जाती है, बच जा, अभी तेरे सामने बहुत लंबी उम्र है, पुत्र ये सब है तुम्हारे। चलिए इतना में यही कह रहा था, हमने आपको बता दिया। अब चलिए नीचे वाले पैराग्राफ देखते हैं, उसमें क्या कहता है। ऐसे बम्बू कांटों वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौकी के एक दुकान के पर आ मिले। उसके बालों और इक्के ढीले सूथने में जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिनने बिना हट ना रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो है वो जो बम्बू कांटो मतलब जो सड़क पार करके हम लोग जाते हैं उसी के बाद में उसी के बीच से मतलब सड़क पार होके बम्बू यानी बैलगाड़ियों को चलाने वाले से बचकर मतलब उसके बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की
एक दुकान चौक था जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, चौक के दुकान पे आम मिलते हैं। और उनके जो बाल मतलब सिखों के बाल देखते हैं ना कि उनका जो बाल होता है वो ढका हुआ होता है और ऊपर में एक, आप लोग समझते होंगे कि सिखों के बाल कैसे होते हैं। और वे दोनों ही अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। और वो जो थे ना, वो जो चौक के दुकान पे आए थे वो दही लेने के लिए आए थे, और जो लड़की थी वो रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। लेकिन जो दुकानदार था एक प्रदेश से, मतलब जो सामान लेता है, वो गीले पापड़ों को बीने मतलब वो पापड़ देने आया था, और वो गीले पापड़ों की गड्डी गिर रहा था, वो हट ही नहीं रहा था, बिना गिने हुए नहीं हट रहा था। तो वही उसी के बीच जो गिर रहा था नहीं हट रहा था, उसी समय उन लड़का और लड़की में बात हुई। तेरा घर कहाँ है, मतलब लड़के ने पूछा कि तेरा घर कहाँ है। लड़की बोलती है मंगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतरसी के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। और फिर लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार मतलब अपना वो जो है ना, वो जो लड़ रहा था यहाँ पे परदेसी से, उनका मतलब वो का मतलब वो उनकी जो बहस थी वो खत्म हो गई लड़ाई, और वो सौदा देने लगा इन दोनों को, मतलब और भी जो ग्राहक थे उनको सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। दूर जाकर लड़का मुस्कुराकर पूछता है लड़की से, तेरी कुड़माई होगी? कुड़माई मतलब सगाई, कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। तेरी कुड़माई होगी? इस पे लड़की ने आग चढ़ाकर धत करते हुए दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता, अब यार किसी की कुड़माई नहीं मतलब सगाई नहीं हुई रहेगी, और कोई लड़का पूछेगा कि तेरी कुड़माई हो गई, कोई भी लड़की का यही रिएक्शन होगा, धत करके दौड़ के भाग जाती है, और लड़का उसे देखते रहता है। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं, मतलब वो दूसरे तीसरे दिन कहीं किसी न किसी कारण से मिल ही जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा, महीने भर है और दोनों का यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, मतलब बहुत बार लड़के ने लड़की से पूछा कि तेरी कुड़माई होगी? उत्तर में वही धत मिलता था। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी से चिढ़ाने के लिए, मतलब मजा आने लगा उसे धत करके भाग जाती थी, तो हंसी से चिढ़ाने के लिए लड़की से पूछा। लड़की की संभावना थी कि फिर वो वही बोलेगी कि हाँ धत बोल के भाग जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि लड़के की संभावना, मतलब वो सोच रहा था कि धत बोल के भाग जाएगी, लेकिन उसके विरुद्ध बोली हाँ हो गया। फिर लड़का पूछा कल मतलब कब हुआ? तो लड़की बोलती है कल, देखते नहीं हो ये रेशम का कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई, मतलब लड़के ने बोला कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़के का पहले जवाब आया, लड़का सोचा कि धत करके भाग जाएगी, लेकिन लड़की का जवाब इसके विरोध आ गया, इसकी सोच के विरोध, मतलब उल्टा आ गया कि हाँ हो गई। फिर लड़का पूछता है कब हुई? तो वो बोलती है कि कल हुई। ये नहीं देख रहे ये इतना सुंदर मतलब चुनरी जो दिया जाता है उस समय। लड़की फिर भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले से उधेड़ दिया। सामने नहाकर आते हुए किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं जाकर घर पहुंचा। अब उस लड़के को तो गुस्सा आ रहा था, मतलब उसके विरुद्ध जो जवाब दिया था। अब क्यों गुस्सा आ रहा था ये तो बाद में पता चलेगा। आप लोग तो वही रास्ते में जाते हुए उन्होंने क्या किया, लड़के को मतलब मोरी जो होता है ना लगाया जाता है, धान का मोरी, गेहूं का मोरी, उसमें ढकेल दिया। एक छबड़ी वाले यानी कि जो ठेले लगाता है उसका छबड़ी गिरा दिया, यानी उसका जो कमाई था ना वो तो चला गया। छबड़ी में जो सामान ही खराब हो जाएगा तो उसका तो कमाई अपने आप ही चले जाएगा। एक कुत्ता था उसको पत्थर से मार दिया। एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उधेड़ दिया, मतलब दूध को गिरा दिया। सामने से नहाती हुई वैष्णवी मतलब कोई नहाती हुई औरत आ रही थी, उससे टकरा गया और उस लड़की ने उससे बोला कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता है? वही यहाँ पे जिक्र किया। ये दृश्य 1 था। अब हम लोग दृश्य 2 में चलते हैं और देखते हैं कि दृश्य 2 में क्या क्या हुआ। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और बर्फ ऊपर से पिंडलियों की कीच में धंसे हुए हैं। गनीब कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ भारी खंदक हिल जाता है और 100
गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले में बचे हुए कोई लड़े नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन के 25 जलजले होते हैं, जो कई खंदकों से बाहर साफा और कोहानी निकल गई और चटका से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए और घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा दिया गया है वो युद्ध का दृश्य। ये तो उनकी बात हो गई, बचपन की बात थी। अभी यहाँ पे युद्ध का दृश्य, युद्ध के बारे में बात होता है। उसमें मतलब जो युद्ध होता है तो वो जो आर्मी लोग होते हैं वो खंदक यानी कि गड्ढे में बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में बैठते बैठते हड्डियाँ कैसे हो जाती है, अकड़ने लगती हैं वही। और वहाँ जहाँ पे ये सुने थे कि एक जलजला मतलब एक ब्लास्ट होता था, वहीं यहाँ पे दिन के 25-25 जलजले हो रहे हैं, वही बात है। और बार बार जो उनका आवाज़ आता था, वो जो बम फटता था, उससे ऐसा लगता था कि पूरा खंदक हिल जाता था और कान के जो पर्दे थे वो फाड़ने योग्य आवाज आती थी और घास और पत्तियां में छिपे रहते थे। लहना सिंह ये मुख्य किरदार है हमारा, यहाँ पे मुख्य नायक है। लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह और 3 दिन है कहता है। चारों तो खंदक में ही बिता दिए। 4 तो खंदक में मतलब 3 दिन और बचा, 4 तो खंदक यानी कि गड्ढे में ही बिता दिया। परसों रिलीफ यानी कि छुट्टी आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अगर परसों मतलब छुट्टी आ जाएगी तो फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करके और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। वो बोलता है कि अगर छुट्टी हो जाएगी तो अपने हाथों को झटका मतलब अच्छे से पैर ओढ़ मोड़ के पेट भर के खाते सोए रहेंगे, कोई काम ही नहीं रहेगा उसी फिरंगी मैम के बाग में। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। मखमल की हरी घास है। यहाँ पे फिरंगी मैम यानी कि जो उनका देखभाल करता है, मखमल की घास है, फल और दूध की वर्षा करती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा, तुम मेरे मुल्क को बचाने आओ। यहाँ पे एक फिरंगी मैम है जो उन सब से जो आर्मी लोग होते हैं मतलब जो लड़ने आते हैं वो उनसे पैसा नहीं लेते और उन्हें फल दूध देती है। और जब उन लोग पैसे देते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, तुम तो यहाँ के राजा हो, तुम मेरे मुल्क को बचाने आए, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। यही पे बात किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही है पर कोई ना, हम लोग पूरा खत्म करके ही जाएंगे। हाँ चलिए देखते हैं। चलिए ठीक हो गया। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्स मिल जाए तो 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटे तो दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना मेरा नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरा में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जानवर नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल से हट आने का कमान दिया, नहीं तो यहाँ पे युद्ध की बात। तब 4 दिन से लोग सोए तक नहीं गए, एक बार पलक तक नहीं झपकाई, मतलब झुकनी भी नहीं ली है जिसे नैप बोलते हैं। और जो एक बार लड़ाई हुआ था उसमें बोलता है आर्मी लोग कि एक गोला फेंक के और बैठे रहते हैं, बहुत दिन तक बैठे हैं, धावा ही नहीं बोलते हैं। और ना ही जो इधर के जो मेन होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि हाँ जाओ उन पे आक्रमण करो। अगर वैसा मिल जाता उन्हें मौका तो एक भी जर्मन को नहीं छोड़ते। चलिए अब आगे देखते हैं। नहीं तो सीधे बलीन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हरजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। ये सूबेदार हरजारा सिंह यहाँ पे मेन किरदार मतलब किरदार के नाम आ रहे हैं। सूबेदार था एक जिसका नाम था हरजारा सिंह। मुस्कुरा कर करता है, लड़ाई के मामले में जमादार और नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा।
अब वो जो था हरजाना से उस आर्मी को बोलते हैं कि जो बड़े अफसर होते हैं, जो जिनके हाथ में एक कमान होता है कि कब युद्ध करवाना है, कब युद्ध को रोकना है, उनकी जो सोच होती है दूर की होती है। और अगर एक तरफ बढ़ गया, मतलब एक ही तरफ चल गया, तब तो ऐसे दिक्कत होगा ना, सारे के सारे मारे जाएंगे। सूबेदार जी, सच है, लैला से बोला, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया सुर। तो अगर खंडक में रहेंगे, एक तो जाड़ा का मौसम, और जो हड्डियां उनकी थी उसमें ऐसा लग रहा था ठंड से कपकपा रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ के चंबे के बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। वही बोलता है कि दोनों तरफ तो बैठे हुए हैं, अगर एक बार लड़ाई हो जाती तो थोड़ी बॉडी में गर्मी आ जाती। उद्यमी उड़ सिकड़ी के कोले डाल वजीरा, तुम चार जन बल्टियों लेकर खाई से पानी बाहर फेंको। महा से शाम हो गई है, खाई के दरवाजे में पहरा बदल दिया, कहते हुए सूबेदार खारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। अब यहाँ पे सिगड़ी मतलब कि कोयला डालो जिससे थोड़ी गर्मी आएगी। वजीरा को बोलता है कि तुम खंडक में मतलब गड्ढे में से जो पानी हो गई है बाल्टी से बाहर निकाल के फेंको, और जो खाई के दरवाजा होता है जो बाहर का, उस पे से पहरा देने लगता है, मतलब उसका देखभाल करना रहता है। बजीरा सिंह कौन था? तो बजीरा सिंह पलड़ा का विदूषक यानी कि जो मजाक करता है वही था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मतलब गंदा पानी लेते हुए बोलता है, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल छट गए। उस मजाक वाली बातें बजीरा सिंह ने बोला क्योंकि ये तो विदूषक ही था, हंसाने वाला। तो वही बोलता है, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो सब खिलखिलाकर हटते हैं और जो उनके चेहरे पर उदासी थी वो हट जाती है। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, और ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार के 10 गुना जमीन मांग लूंगा और फलों की बूटे लगाऊंगा। ये कहता है कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं सरकार से कह के 10 बीघा जमीन घूमा जमीन मांग लूंगा और उसमें फल यानी बूटे मकई लगाऊंगा। और यहाँ पे लाड़ी होरा में भी यहाँ बुला लोगी, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में यहाँ पे, और यहाँ पे फिरंगी मैम को भी बुला लेंगे। आई फिरंगी मैम जिसकी बात हो रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं। चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं, मतलब फिरंगी मैम का नाम लेते ही बोलता है, चुप करो, यहाँ शर्म ही नहीं लग रही है। देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों से लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। जो फिरंगी मैम थी, मतलब सिख तो तंबाकू खाते नहीं है, पीते नहीं है, लेकिन जो फिरंगी मैम थी वो उन्हें देती थी खिल्ली से सिगरेट पीजिए, लेकिन वो मना कर देता था। तो वो सोचती थी कि शायद बुरा मान गया और अब ये मेरे जो मुल्क मतलब मेरे लिए जो लड़ाई कर रहा है जर्मनी से, वो अब लड़ाई नहीं करेगा। अच्छा, अब बोधा से कैसा है पूछता है। बोधा से कैसा? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़े के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाओ। जाड़ा क्या मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। अब यहाँ पे कहने का मतलब है, जो यहाँ पे एक बोधा सी था, सूबेदार जी का बेटा था, जिसका नाम था बोधा सिंह। वो जो लैला सिंह था मेन किरदार, वो बोधा सिंह का बहुत ख्याल रखता था। वो क्या था कि वो लैला सिंह अपने कंबल उसे दे देता था, सिगड़ी मतलब जो
गर्मी मिलती है वो उसे दे देता था। और जो पहरा जो उसका काम था बोधासी का, वो भी लहना सी करता था। और जो सूखे तख्ते यानी कि लकड़ी पे सोने के लिए दिया जाता है, वो भी बोधासी को सुला देता था और खुद कीचड़ में सो जाता था, मतलब ठंड में सो जाता था। वही बोलता है कि जाड़ा क्या है, निमोनिया, मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खंड का किनारे मरूंगा। ये लहना से बोलता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सर होगा। ये लहना सिंह का भाई है कीरत सिंह। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कीरत सिंह कौन था, इम्पोर्टेंट है भाई कीरत सिंह, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। बोलता है कि मैं गोदी से रख के होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। लहना से बोलता है कि जब मैं मरूंगा तो भाई कीरत सिंह के गोदी में रहूंगा और आम की जो छाया होती है उसमें मरूंगा। वजीरा सिंह की तैयारी चढ़ाकर क्या मरने की बात है। वजीरा से बोलता है अपने आप चढ़ा, क्या तुम लोग मरने की बात कर रहे हो, मेरे जर्मनी के तुरक, हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे, अब देखिए वहां पे कुछ इन लोग गाते हैं, क्या गाते हैं चलिए देखते हैं। दिल्ली शहर में पीसौर नु जातिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाडेदा सौदा अड़िए, ओए लाना चटका कंदुए नु, कंदुए बनाए मजेदार गोरिये, हून लगाकर चटका कंदुए नु। ये गाना था उनका जो गाते हैं वहाँ पे, सिखों का गाना था। अब उनका अर्थ क्या है वो देखते हैं। ये दिल्ली शहर के पेशावर को जाने वाली मंडी के लौंगों का व्यापार कर लेना अड़ी, नाडे का सौदा भी कर लेना, ओए अब कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये कुछ जो था ना वो मतलब अजीब था, मतलब जब सब हंसने लगते हैं, ये कुछ वो होता है ना हम लोग का गाना मजाकिया वाला, वैसे ही था मजाकिया गाना। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सीख ऐसे लच्छे गीत गाते, लुच्छे मतलब मजाकिया गीत, वह सारी खंडक गीत से गूंज उठी है और सिपाही फिर से ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते ही रहे। ये जो गाना गाया उसके बाद सारे सिख ताजे हो गए और ऐसा लगा कि अभी तो मैंने सोया नहीं, 4 दिन से उन लोग नहीं सोए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हमने सोया ही नहीं है। अब चलिए तीसरे दृश्य में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे तीसरा दृश्य आ गया हमारा, चलिए देखते हैं। दोपहर रात हो गई, दोपहर पैर होता था पहले, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधासी खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सी के 2 कंबल और एक बरन कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सी पैर पर खड़ा हुआ है, एक हाथ खाई के मुंह पर और एक बोधासी के दुबले शरीर पर। बोधासी कराहा देखिए तो लहना सी था, मतलब रात हो गया, मतलब दोपहर मतलब समझ रहे होंगे आपको, रात के 12 से 3 बजे का पहर कितना सन्नाटा होता है। जो बोधासी था खाली बिस्किट के जो टीने होते हैं उसमें अपने दोनों कंबल बिछा के जो लहना सी से लिया था और बरन कोट मतलब जो गरम देता उसे ओढ़कर सो रहा था। और जो लहना सी था उसकी एक तो जो मतलब वो रखवाली कर रहा था, तो एक जो आंखें थी वो रखवाली के लिए थी और एक बोधासी पे ध्यान रख रहा था। लेकिन लहना से इतना ध्यान क्यों रख रहा था बोधासी का, क्या रिश्ता था उसका, ये चीजें बाद में पता चलेगी, मजा आएगा। क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। बोधा भाई से बोलता है क्यों बोधा भाई क्या हुआ, तो बोलता है बोधासी पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरे उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में ताड़ दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। ये लहना सिंह उसके पानी पिलाता और पूछता है कि अब कैसे है।
तो बोधा से बोलता है पानी पीगा। कप नहीं छूट रहा है, रोम रोम में तार दौड़ रहा है, मतलब जो ठंड होती है वो रोम रोम में, और दांत मतलब ठंड से जो दांत ठंड से एक दूसरे पे टन 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 करने लगते हैं, वैसे ही हो रहा है। तो लैना से है जो बोलता है अच्छा मेरी जर्सी मतलब जो गर्म कपड़ा था वो पहन लो। तो बोधा से बोलता है और तो मेरे पास सिगड़ी है, ये मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना। मैं ये बोलता है कि मेरे पास सिगड़ी है, मतलब एक जो मेरे पास और है कपड़े, और मुझे यहाँ पे वैसे भी गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो बोधा से बोलता है ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए हाँ याद आई मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है। फिर लैना से बोलता है क्यों, मुझे याद आई मेरे पास दूसरी जर्सी है, तुम ये वाला पहन लो, आज सवेरे आई है, विलायत में मैंने बूंद बूंद कर भेज। कहाँ थे जी हम लोग? यहाँ पे थे, थरकर जर्सी कहाँ था? यहाँ पे हम बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करिए, यह कहकर अपना कोट उतार कर जर्सी उतार कर देने लगे। और लैला से ने उसे जर्सी दे दिया। सच कहते हो और नहीं झूठ, मतलब बोलते हैं तुम सही कह रहे हो, सच में दूसरी जर्सी है तुम्हारे पास? तो बोलता है नहीं झूठ। यूँ कहकर नहीं करते हुए बोधा को जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाली कोट जीन का कुर्ता भर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम ने जर्सी की कथा केवल कथा ही थी, मतलब मेम के द्वारा जो जर्सी पूछा था वो केवल कथा ही था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। उनके पास कोई दूसरा जर्सी नहीं था लैना सी के पास। ये ऐसा इसलिए बोला ताकि वो जर्सी लेने से मना ना करे। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हरजाना से। ये सबसे मेन था, इन सब आर्मी में सबसे मेन था। आधा घंटा बाद बोलता है, आवाज आती है कि सूबेदार हरजाना सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। उधर से आवाज आता है मुंह से, तो बोलता है कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजों को सलाम मार के सामने खड़ा हुआ। जो सूबेदार हरजाना सिंह बोधा सिंह के जो पिताजी थे, इन पिताजी हैं हरजाना सिंह, और इनके जो लेफ्टिनेंट साहब है वो सबसे मेन है, सारे का इनके भी मेन है। तो लेफ्टिनेंट साहब क्या का सूबेदार मतलब वो सलामी देने के लिए होता है, वही देखो इसी में धावा करना होगा। वो लेफ्टिनेंट साहब बोलता है कि चलो इसी में धावा करना होगा। मील भर की दूरी पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, ये उसकी जो होता है ना वो बता दें कि हाँ ये है वो है। चलिए हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज में। उनमें 50 से जियादार जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे दो खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ से 10 आदमी छोड़कर बाकी सब चले जाओ, उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। ये जो लटपन साहब थे वो बोलता है हरजाना से कि तुम यहाँ पे 10 आदमी छोड़ के बाकी चले जाओ, अभी यही समय है आक्रमण करने का। तो वो हुक्म मानते हुए चले गए। सब चुपचाप तैयार हो गया। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। लैना सिंह ने उसे रोका। बोधा सिंह भी अपना कंबल उतार के और चलने लगा कि उसे भी तो युद्ध में जाना है। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोला। बोधा सिंह के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना से समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। मतलब सबको तो लड़ना ही था, तो बोला था कि हम नहीं रुकेंगे। इस बात पे बहुत हुज्जत हुई कि आखिर यहाँ रुकेगा कौन। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लटपन साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जब जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। लटपन साहब थे जो सिगड़ी यानी कि जो जलता है, मतलब वो जो हाथ में लकड़ी का रहता है उसे सिगड़ी बोलते हैं। तो उसमें से सिगरेट लटपन साहब थे जो सिगरेट जलाए और उसे मतलब पी कर 10 मिनट बाद वो लैना सिंह के हाथ बढ़ा कर देते हैं कि लो तुम भी पियो। आँख मारते देखिए अब यहाँ पे आगे हमारे आती है। अब हमारे यहाँ पे आता है
यहाँ पे आँख मारते मारते लैला सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उन्होंने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे और उसका माथा टनका। लटपन साहब की पट्टियों वाला बाल एक दिन में कहाँ उड़ गया और जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए और उन्होंने बाल काटने का मौका मिल गया। लैला सिंह ने जांचना चाहा। लटपन साहब 5 वर्ष का उनके रेजिमेंट में थे। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। जो आँख मारते मारते मतलब लैला से उसको शक हुआ कि अरे ये क्या हो रहा है, इन्हें तो पता है कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीते, फिर भी ये मुझे क्यों दे रहे हैं। लेकिन उस लैला सिंह ने उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि हाँ मुझे उन पे शक हो रहा है, और उसने बोला कि लाओ साहब पीते हैं। और जब वो देने के लिए थोड़ा सा उगड़ा तो सिगड़ी के उजाले मतलब जो वो रोशनी था उसमें उसका मुंह देखा, उसका बाल देखा, तब उसका दिमाग सटका। अरे यार ये क्या हुआ, उनके बाल जो थे वो कैदी के कटे हुए जैसे कैसे हो गए, आखिर हुआ क्या। तो फिर उसने समझा शायद साहब ने शराब पिया है इसलिए बाल काटने का मौका मिल गया। अब लटपन साहब के साथ ना जो लैला से था वो 5 वर्ष से रह रहा था। अब देखिए क्वेश्चन करता है, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। तब वो जो था जिस पर शक हो रहा था लटपन साहब बोलता है, लड़ाई खत्म होने पे। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं। नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ याद है, पार्सल नकली लड़ाई में हम आप जगतहारी जिले में शिकार करने गए। हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसाम अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने रह गया। बेशक पाजी कहीं का सामने से नीलगाय निकली और एक बड़ी सी मैंने कभी देखी ना थी, और आपने कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसरों के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले में तैयार होकर उसे नीलगाय के सिर आ गए थे ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट में मैच लगाएंगे। हाँ, मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट के तो होंगे। हाँ लैला सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुम सिगरेट नहीं पिए। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। यह कहकर लैला से खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना है। जो उसका संदेह था वो कंफर्म हो गया कि हाँ ये कौन है, असली है या नकली है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, और मतलब जा रहा था तो टकराया। सो रहा था तो कौन, वजीरा सिंह। हाँ, तो वजीरा सिंह वो था जो सो रहा था और जिससे लैला से टकरा गया था चलते हुए। हाँ क्यों लैला, क्या कयामत आ गई, जरा सा आंख लगने तो दी होती। अब यहाँ तक बात हुई। बोलता है कि अरे यार क्या हो गया, तुमने मुझे फिर जगा दिया, थोड़ा सा तो सोए थे। अब चौथा दृश्य में क्या होता है वो देखिए। होश में आओ, कयामत आ गई, लटपन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या बोलता है लैला से कि कयामत आ गई, लटपन साहब की वर्दी पहनकर कोई आया है। लटपन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए, उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बात की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया। मतलब ये जो आया था लटपन साहब नकली बनकर, वो सिर्फ उर्दू ही बोलता था, साफ उर्दू बोलता था। और तो अब वो बोलता वजीरा सिंह की अब क्या करें, अब मारे जाएंगे, धोखा है। सूबेदार कीचड़ के चक्कर काटते फिरेंगे और हम यहाँ काई पर धावा होगा। बोलता है कि वहाँ जो सूबेदार गए हैं वो कीचड़ में ही धक्के खाते, क्योंकि जो यहाँ पे थे लटपन साहब वो तो नकली निकले, तो वो तो गलत ही रास्ता बताएंगे, सही तो बताए नहीं होंगे। कोई अपने आप को मरवाना चाहेगा जी, नहीं ना। वही यहाँ पे बोलता है कि उधर से उन पर खुले में धावा, मतलब उधर से उधर जर्मन के जो लोग थे जिससे लड़ाई हो रही थी वो भी तैयार होंगे। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दूसरी ओर जाओ। मतलब सब लोग गए होंगे तो उनके निशान जो होंगे उसके सहारे जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चलो
जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। बोलता है जल्दी जाओ। उनके जो पैर के निशान थे उन्हें देख के बोलना कि खंदक में जो बोला लटपन सिंह वो झूठ था और जल्दी खंदक में वापस आ जाए। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी की तैसी हुक्म, मतलब हुक्म बोलता है कि लटपन साहब के मानेंगे, आपके तो मानेंगे नहीं। बोलता है हुक्म के ऐसी की तैसी, तुम जाओ। मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा, मतलब जो लटपन साहब के बाद जो सबसे बड़ा अफसर था वो यही था, लैना सिंह। मतलब सरदार हजीरा सिंह के बाद जो था वो यही था, जमादार लैना सिंह। उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। मतलब वो बोलता है कि मैं लेफ्टिनेंट साहब से निपट लूंगा, तुम जाओ और उन्हें रोको। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, मतलब वहाँ तो 8 ही था। मतलब एक 10 तो पहले ही रुका था, उसमें से एक वो था, एक क्या बोलते हैं, लटपन साहब तो झूठा निकला तो वो हो गया, और एक चला जाएगा तो फिर तो 8 ही बचेगा। 10 में से 2, 8 नहीं 10 लाख, मतलब बोलते हैं 8 नहीं हम लोग 10 लाख हैं, 8 लोग 10 लाख के बराबर है। एक अकालिया सिख 1.25 लाख पे भारी होता है, एक सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। चलो जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लटपन साहब ने जेब में बेर के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों जगह जगह के खंदक में धुसेड़ दिए। देखिए यहाँ पे देखता है कि जो साहब थे उन्होंने जेब से कुछ तीन गोला निकाला और जगह जगह पे दीवार के अंदर मतलब फिट कर दिया। तीनों में एक तार बांधा और तार के सूते एक गुत्थी से गाना, जिसे सिकड़ी के पास रखा, और बाद में एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक उठाकर लैना सिंह ने साहब के कूहली पर देकर मारा। लैना सिंह ने बंदूक की जो पीछे वाली साइड होती है उसे उठाया और उसके जो केहूनी होता है लटपन साहब का, नकली वाले का, उस पे मारा। धमाके के साथ साहब की दिया सलाई गिर पड़ी, मतलब उनके जो सलाई था हाथ में वो गिर पड़ा। लैना सिंह का एक कुंदा साहब का गर्दन पे मारा और साहब आग मीन मोड ओ माय गॉड कहते हुए जमीन पे चित हो गए। लैना सिंह तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिकड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ले 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें जेब के हवाले किया। मतलब जब वो बेहोश हो गया तो लैना सिंह है उसका जो मतलब उसके जो पॉकेट का तलाशी लेने लगा और उसमें मिला क्या, 3-4 लिफाफे मिले और अपनी जेब में डाल लिया। साहब की मूर्छा थी, मतलब जो लटपन साहब था उसकी मूर्छा, मतलब जो बेहोश हो गया था उसकी मूर्छा हट गई। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लटपन साहब मिजाज कैसा है, आज बहुत बड़ी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। बोले ना कि सिख सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू तक नहीं हाथ लगाते थे। इसी के लिए तो मेम जो थी वो गुस्सा हो जाती थी कि कहीं ये नाराज नहीं हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, सिख सिगरेट नहीं पीता। यह सीखा कि गजरधारी के जिले में नील गाय होती है। ये जो क्वेश्चन किया था लैना से लटपन सिंह से वही, और वो बोलता है कि 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, मतलब 2 फुट समझते हैं कितना बड़ा होता है, वही सीख होता है। और यह सीखा कि मुसलमान खान साहब मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, मतलब जो मुसलमान होते हैं वो तो मंदिर कभी जाते ही नहीं, जल कहाँ से चढ़ाएंगे। और लटपन साहब खोदे पर यानी कि गधे पे चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि साफ उर्दू कहाँ से सीख के आया। हमारे लटपन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज नहीं बोलते। तब वो जब मूर्छा हटी तब लैना से बोलता है कि क्या कैसा लग रहा है, बोलते हैं जब कुछ कर देते हैं तो यहाँ कैसा लग रहा है अम्मी, ऐसा कुछ बोलते हैं। और उनकी जो कमी, उन्हें हमने जिसलिए उल्लू बनाया होता वो सारी बातें याद दिलाती है, वही यहाँ पे उन्होंने याद दिलाई है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज क्या होता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। पतलून में जो उसका जेब था, मतलब उन्होंने ऊपर की तलाशी ली और जो पतलून में जेब था उसकी तलाशी नहीं ली थी।
साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए अपने हाथ को जेब में डाला था। लैना सिंह को ऐसा लगा कि ठंड से बचने के लिए शायद ऐसा कर रहा होगा। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो गए, पर मांझे का लैना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए चार आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरत के बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों की दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे पंजा बिछाकर हुक्का पीता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उन्होंने विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने में रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाकू साहब पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा, जो मेरे गांव में अब पैर रखा था। अब यहाँ पे वो जो है लटपन साहब, झूठे लटपन साहब को अपनी एक गांव की स्टोरी बताते थे कि मेरे गांव में एक बार तुर्की मौलवी आ गए थे, जो कहते थे कि वेद पढ़ के मैंने विमान चलाने के लिए सीख गई और ताबीज बांटता था बच्चों को, जिन औरतों को बच्चा नहीं होता था उसके लिए। तो उसने क्या किया था, वो उसकी दाढ़ी जो मतलब मोड़ के उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो है वो देखते हैं, यहाँ पे आ गए। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना की जांघ में गोली लगी। जो वो पतलून की तलाशी नहीं लिया था तो उसने पतलून में से पिस्तौल निकाली और लैना की गोली मारी तो लैना की जांघ पे लग गई। इधर लैना की हेनरी मार्टिन के 2 फायर से साहब की कपाल क्रिया कर दी, मतलब फिर 2 फायर चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? जब बोधा बीमार था, वो सोया हुआ था। लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। मतलब वो बोलता है कि एक हड़का हुआ कुत्ता आ गया था, मैंने उसे मार दिया। और औरों ने सब हाल कह दिया, पर बंदूक लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों पट्टियां कसकर बांधी और घाव मांस में था। पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया था। जो घाव लगा था वो मांस में था, हड्डी में नहीं गया था। तो पट्टी कसने से साफा फाड़कर मतलब जो कपड़ा होता है उसे बांधने से लहू बंद हो, मतलब खून बहना बंद हो गया था। उतरने में 70 जानवर चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ से पहले धाव के रोका, दूसरे को रोका, पर ये थे 8। लैना से तकाकर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन में घुसे आ रहे थे। थोड़े से मिनटों में वे तो अब यहाँ पे युद्ध के बारे में कहा गया कि कैसे कैसे मार रहे थे, मतलब जो मर गए थे उसके ऊपर से चाक कर आ रहे थे। अचानक आवाज आई। क्या आवाज आई, चलिए देखते हैं क्या आवाज आई। अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी के खालसा। अब धड़धड़ाकर बंदूक की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। इन मौके पर जर्मन के 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हरजाना सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियां संगीन चल रहे थे। पास आने वाले पीछे वाले की संगीन पीरोना शुरू कर दिया, मतलब मारना शुरू कर दिया। एक किलकारी और एक अकाल सीखा दी फौज आई। वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी की खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन और खेत रहे और कहरा रहे थे, मतलब 63 जो जर्मन थे वो मार चुके थे और कुछ कहरा रहे थे। सिखों में 15 सिखों उधर जो जर्मन के थे उसमें 63 थे और इधर का जो थे वो 15 मारे गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार की गई थी। लैना सिंह ने पसली में एक गोली चली। उसको जो पहले जांग में लगा था लैना सिंह को, और फिर एक पसली में गोली लग गई थी। उसके गांव को खंदक में गिल्ली मिट्टी में पूरा कर लिया, मतलब गिल्ली मिट्टी से लग गया तो उसको पता नहीं चल रहा था। बाकी के साफ कसकर कमर बंध के लपेट ले।
किसी को खबर नहीं हुई कि लैला का दूसरा जो घाव, पहला घाव तो जांग में लगा तो वो हल्का सा था, लेकिन जो दूसरा घाव लगा वो बहुत भारी था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसका प्रकाश संस्कृत कवियों ने का दिया हुआ था छई नामक सार्थक होता था। ऐसी हवा चल रही थी जैसे बानभट्ट की भाषा में। और यहाँ पे उस समय जो प्रकाश था वो जो संस्कृत के कवि जो जिक्र करते हैं छई नाम का सार्थक, मतलब छई नाम दिया जाता था। और जो हवा चल रही थी बानभाट की भाषा में, बानभाट की भाषा में क्या उसे बोलते हैं, दंत वीनो प्रदेश चार्य कहलाते थे। वजीरा से कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि में भुट्टो से चिपक रही थी और दौड़ा दौड़ा सूबेदार पीछे गया था। सूबेदार लैला सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि का सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो हम सब मारे जाते। जो यहाँ पे आके बोलता है सूबेदार कि अगर लैला सिंह तुम नहीं होते तो आज तो हम सब लोग मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने और खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार होने वाली गाड़ी यानी एम्बुलेंस जो 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल के नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैला सिंह के जांघे में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर जो सूबेदार था वो लैला सिंह की पट्टी बंधवाना चाहे, पर उसने लैला सिंह ने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरा हो जाएगा, सवेरा होकर देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में, मतलब उसे बुखार लगा था बोधा सिंह को, वह गाड़ी में लिटाया गया। लैला सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लैला सिंह जो था ना वो सूबेदार जाते नहीं थे, वो लैला सिंह के साथ ही रहते थे। यह देखना लैला ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, मतलब जो सूबेदार था वो बोधा जी के पिताजी थे। तो लैला सिंह बोलता है कि तुम्हें सूबेदार की कसम, और सूबेदारनी की सौगंध, तो उसकी पत्नी की सौगंध देता है, इस गाड़ी में न चले जाओ, मतलब इस गाड़ी में तुम लोग चले जाओ। और तब बोलता है कि और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, मैं जर्मन के मुर्दों के लिए गाड़ी आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ वजीरा के पास है ही। और बोलता है कि देख नहीं रहे हो, मैं तो खड़ा ही हूँ और वजीरा भी मेरे पास ही है, वजीरा भी मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोलता है बोधा गाड़ी में लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा की चिट्ठी लिखो और मेरा माथा टेकना लिख देना, और अब घर जाओ और कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर लिया। लैला से लास्ट वक्त पे बोधा से कहता है कि अपनी मम्मी को, मतलब सूबेदारनी, वो कहता है कि बोलना एक चिट्ठी लिख देना और उस माथा टेकना लिखना और बोलना उसने जो कहा था मुझसे वो मैंने कर दिया। गाड़ी चल पड़ी थी। सूबेदारी ने चढ़ते चढ़ते लैला के हाथ पकड़ के कहा, तूने मेरा और बोधा की जान प्राण बचा, लिखना क्या, घर साथ में ही घर चलेंगे। सूबेदारनी को तो ही कह दिया जो कहना है, बोलता है ना सूबेदार जो बोलता है कि तूने मेरा और बोधा का जान बचाया, लिखना क्या है, तुम मेरे घर ही चलो और सूबेदारनी को जो भी कहना है तुम अपने मुंह से कह देना। अब आप गाड़ी में चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी जाते ही लैला लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मैं कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, बोलता है। जाते ही लैला जी लेट गया, मतलब वो जो जमीन पे लेट गया, और वजीरा से बोलता है कि वजीरा मुझे पानी पिला दो और मेरा जो कमर बंद, मतलब जो बांधा था पसली में, वो भी खोल दो, वो गीला हो चुका है। अब देखिए दृश्य 5 में क्या होता है। दृश्य 4 तक था और अब देखिए दृश्य 5 में मृत्यु के कुछ समय पहले वाली स्मृतियां साफ हो रही थी, मतलब जब मृत्यु किसी की आती है तो स्मृतियां साफ हो जाती है, बीते हुए बातें याद होती हैं, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, मतलब समय जो था वो हट चुका था। लैला से 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ कहीं न कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। वो वही लड़की की बात करता है जो उसे मिल जाती थी और धत करके भाग जाती थी। वही बात वो लड़का था लैला से और वो लड़की थी
वो कौन थी, वो आगे पता चलेगा आखिर वो कौन थी। जब वो पूछता था तेरी कुड़माई होगी, धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन उसने ऐसा पूछा कि हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही रहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वो सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों हुआ। उसकी ये बात सुनते ही मुझे क्रोध क्यों हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना कहते कहते एक सांस लेती है और फिर बोलता है, वजीरा सी पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सी नंबर 77 राइफल के जमादार हो गया था। अब उसकी उम्र 12 से 25 वर्ष की हो गई। अब 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। मतलब उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो कभी मिली भी थी। मतलब इतने टाइम हो गया तो उसे मालूम नहीं। 7 दिन की छुट्टी को लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो घर गया था। जो लैला सी था वो 7 दिन की घर गया था जमीन के मुकदमे के लिए। वो रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली और फौज लाम पर लाई जाती थी। फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हरजाना सी की चिट्ठी मिली थी। मैं और बोधा सी भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना। उन्हें एक चिट्ठी मिली थी लैला सी को हजीरा सी, सूबेदार हरजीना सी की ओर से। मैं और बोधा सी भी लाम पे जा रहे हैं, तो तुम भी आते हुए मेरे घर आते हुए मेरे साथ ही चलना। साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैला सी सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तो सूबेदार बड़े में से निकल कर आया। बोला, लैला सी सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। तब बोलता है जब लैला सी सूबेदार के घर पहुंचा तब सूबेदार बोलता है, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जाके एक बार मिल लो। लैला सी भीतर जाता है। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? वो आश्चर्यचकित हुए। सूबेदारनी मुझे कैसे जानती है और कब से जानती है? रेजिडेंट के क्वार्टर में मैं तो सूबेदारनी के घर के लोग रहे, मतलब उसके क्वार्टर में तो कभी मेरे घर के लोग रहे भी नहीं, फिर वो मुझे कैसे जानती है? दरवाजे पे जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लैला सी चुप। मुझे पहचाना? मतलब वो सूबेदारनी बोलते मुझे पहचाना? लैला सी बोलता है नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर का हो गई। रेशमी बुट्टो वाली साले अमृतसर में भावों से टकराकर मूर्छा खोली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीरा से फिर बोला, पानी पिला। ये सब याद कर रहा था। उसकी स्मृतियाँ ना धीरे धीरे जब इंसान की मृत्यु निकट आ जाती है तो उसे अच्छे पल याद आने लगते हैं। वही यहाँ पे याद आ रहे थे। वजीरा से फिर बोलता है कि मुझे पानी पिला दे। हाँ पिला, उसने कहा था। अब यहाँ पे देखिए। स्वप्न चल ही रहा था। ये सब स्वप्न देख रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, तुम मेरे तो भाग ही फूट गया। सरकार की बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर की जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार हम तीमियों में घरियां पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। आप दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान पर पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले जाते थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दिनों को बचना हमारी यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आसन पसंद। यहाँ पे जो सूबेदारनी है लैला से कहती है कि मेरे तो भाग ही फूट गया है। सरकार ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे जो 4 बच्चे हुए, मतलब एक पति था जिसका नाम था सूबेदार हरजाना सी, और उसका जो एक बेटा था वो बोधा सी, और उसके पीछे 4 बेटे हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश कहें कि वो जी ना सका। और वो बोलता है कि मेरी एक आंचल पसार के विनती करती है कि तुमने जैसे मेरी रक्षा की थी, मेरी प्राण की, वैसे ही तुम मेरे पति और मेरे बेटी की रक्षा करना। फिर वो बोलता है, वजीरा सी पानी पिला दे।
ये उसकी स्वप्न चल रहा था। अब देखिए, लैला सी का सिर अपनी गोद में रखकर वजीरा से बैठा हुआ था। जब मांगता था तब पानी पिला देता था। आधा घंटा तक लैला चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सी? वजीरा सी ने कुछ समझकर हाँ बोल दिया। आधा घंटा चुप रहा और फिर बोलता है, कौन? किरत सी। अब भाई की स्वप्न याद आती है, कौन? किरत सी। वजीरा सी बोला कि समय है। दोस्त ने भी बोल दिया कि हाँ मैं किरत सी हूँ। भाइयों मुझे और ऊंचा कर ले। फिर बोलता है, किरत सी किसका था? लैला सी का भाई था वही। अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा सी ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फड़ेगा, मतलब अब की बार आम खूब फड़ेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाएंगे। जो किरत सी का था वो एक बेटा था उसका, वो बोलता है कि चाचा भतीजा दोनों बैठकर वही खाएगा। जितना बड़ा मेरा भतीजा उतना ही बड़ा ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने से, मतलब जिस महीने उसका भतीजा का जन्म हुआ था, मतलब किरत सी का बेटा जन्म हुआ था, उसी महीने लगाया था लैला सी ने, बोलता है। तो दोनों की आयु तो सेम ही होगी। वजीरा सी ने आंसू टपक रहे थे, मतलब वजीरा सी की ये सब बातें सुनकर उसके टप टप आंसू टपक रहे थे। मतलब किसी को भी रोना आ जाता है सुन के, वही रोना आ रहा था। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, मतलब कुछ दिन के बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम, मतलब ये दोनों लड़ाई हो रही थी। 68वीं सूचना मैदान के गांव में मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लैला सिंह। अब यहाँ पे ना अखबार में पढ़ता है लोगों ने, जो फ्रांस और बेल्जियम का 68वां जो हो रहा था युद्ध, उसमें घाव से मर गया। 77वां पता ही था, 77वां जमादार लैला सिंह था। तो राइफल लैला सिंह की मृत्यु हो गई और इसी के साथ लैला सिंह क्या गुजर गया। यही थी इनकी पूरी स्टोरी। और इनके स्टोरी क्या ही बताएं, कितना मतलब भावपूर्ण था। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आई होप आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभ्यास को देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसमें कुछ शायद लगभग 12 या 13 क्वेश्चन है। इसकी डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आंसर के साथ आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।